हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक और पेपर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम तुम्हारे सामने ऑलरेडी है MPSE 141। ठीक है, ये BA ऑनर्स के बच्चों के लिए है, ऑनर्स का भी है और जो जनरल वाले हैं BAG वाले, ये BAG के भी हैं और BA PSH पॉल साइंस का पेपर होने वाला है। पेपर लिया है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला पेपर है, ये जून 2024 का है, जिसमें कि लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, लेटेस्ट पैटर्न होगा, सब कुछ जो आप दिसंबर में आप पैटर्न जो जो आएगा ना दिसंबर में तुम लोगों के लिए, जो तुम पेपर देने वाले हो, कल ही तो है तो वो हम डिस्कस करेंगे। पेपर का नाम है आपका BPSE 141, गांधी और समसामयिक विश्व। ठीक है, ये हमारा पेपर होने वाला है। टाइमिंग वही है, 3 घंटे की, 100 मार्क्स होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखो, वही सारी चीज़ें हैं, हर पार्ट में से कम 2 क्वेश्चन करने हैं, 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं टोटल करके, और सभी प्रश्नों के अंक जो है 20 मार्क्स के हैं। वर्ड्स लिमिट जो है वो 400 वर्ड्स आपने रखनी है। ठीक है, इसके साथ साथ टाइमिंग का भी ध्यान रखना। मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि एक ही क्वेश्चन में जब हमें कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है ना, तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, हम बहुत सारा टाइम उसी में लगा देते हैं, तो ऐसा मत करना। ठीक है, टाइम का ध्यान रखना और वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, पहला क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारा पेपर का नाम भी गांधी से रिलेटेड है, तो गांधी के ऊपर ही ये क्वेश्चन आया है कि महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन के अनुभवों ने उनकी बाद की सक्रियता को कैसे रोक दिया। पहले तो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन, इतना तो समझ में आ गया ना कि जो महात्मा गांधी का जो प्रारंभिक जीवन था, बचपन से लेकर फिर उनका जो आगे मोमेंट चला, उनकी एजुकेशन, फैमिली, उसके बाद उनका साउथ अफ्रीका जाना, ये सारी चीज़ों के जो उन्हें अनुभव हुए ना, इन सारी चीज़ों से, उन चीज़ों का उनके बाद की सक्रियता क्या थी, जो उन्होंने आंदोलन चलाए, जिसमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, आपका असहयोग आंदोलन, तो उस चीज़ के लिए वो किस तरह से हेल्पफुल रहा, ये हमें बताना है इसमें। गुड इट। तो चलो इसको फटाफट से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपने इसमें महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन, उनके विचारों, आदर्शों, उनके संघर्षों का जो बीजारोपण था, जो बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता के रूप में उनकी जो है एक सक्रियता के रूप में वो अवतरित हुए। ठीक है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये भी याद रखना, सारी चीज़ें कब हुआ था, कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था, ये सबको पता है। और उनके प्रारंभिक जीवन के अनुभवों ने उन्हें जीवन के जो सत्य, अहिंसा, ये जो उनके जो टूल्स थे, उनके सत्य, अहिंसा, ये तो तुम्हें याद है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। और आत्मनिर्भरता जैसे जो महत्वपूर्ण उनके सिद्धांतों के प्रति उन्होंने उनको प्रतिबद्ध किया, इन विचारों ने उनको। तो इन अनुभवों ने उन्हें एक ऐसा नेता के रूप में आकार लिया जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को शांति और न्याय की दिशा में एक नई राह दिखाई। तो इसमें आप ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है ना, शांति, न्याय, ये सबको अंडरलाइन कर देना जब आप आंसर लिखोगे ना। ठीक है, तो इससे इंप्रेशन अच्छा जाता है टीचर पर, जो आपका पेपर चेक करेंगे। चलो, तो हम प्रारंभिक जीवन जब आप स्टार्ट करेंगे तो पहले प्रारंभिक जीवन आपने हेडिंग देना है, उसके बाद लिखना परिवार, उनकी धार्मिक शिक्षा। परिवार के बारे में क्या लिखेंगे कि गांधी जी का पालन पोषण एक धार्मिक और एक नैतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता और जो थे वो एक ईमानदार सरल व्यक्ति थे, जिन्होंने जीवन में सत्य, अहिंसा और आत्मनियंत्रण के जो गुण सिखाए थे उनको। और गांधी जी की जो माँ थी पुतलीबाई, एक भक्ति पंथ मतलब रिलीजियस लेडी थी, जिन्होंने गांधी जी को क्या था, उपासना मतलब पूजा पाठ करना बोलते हैं जिसको, शाकाहारी होना और ब्रह्मचार्य का महत्व बताया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। तो ये जो प्रारंभिक धार्मिक और नैतिक शिक्षा जो गांधी जी को उनके जो जीवन के सिद्धांत का जो आधार बनी थी, बाद में उनके आंदोलनों में और विचारों में भी परिलक्षित होने लगी थी सारी चीज़ें। गांधी जी हमेशा बोलते थे कि उनका जो जीवन है वो भारतीय संस्कृति और मतलब हमारा जो इंडियन कल्चर है और धर्म के सिद्धांतों से प्रभावित था, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा हम क्वेश्चन इसमें आप लिखोगे, दूसरी हेडिंग हम डालेंगे इसी क्वेश्चन की, शिक्षा और इंग्लैंड का अनुभव। इंग्लैंड गए थे ना पढ़ने के लिए, इंग्लैंड का अनुभव, ये आप हेडिंग दे देना। ठीक है, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? इसमें आपने लिखना है कि गांधी जी ने जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ पर हुई थी?
पोरबंदर में, राजकोट में प्राप्त किए थे। लेकिन जब उन्हें इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई के लिए भेजा गया था ना, तो उन्होंने वहाँ पर पश्चिमी दुनिया, जो वेस्टर्न कल्चर है और भारतीय समाज के बीच के ना एक अंतर को महसूस किया। इंग्लैंड में गांधी जी ने भारतीय संस्कृति का महत्व तो समझा ही, और भारतीयों के प्रति जो ब्रिटिश साम्राज्य के जो नस्लवादी जो भेदभाव था, उस चीज़ को भी उन्होंने महसूस किया। तो यहाँ उन्होंने स्वदेशी वस्त्र पहनने और भारतीयता को सम्मान दिलाने का निर्णय लिया, जो उनके भविष्य के जो आंदोलन थे, जो भी आंदोलन हम आगे डिस्कस करने वाली हूँ, उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू बना। तो इंग्लैंड में रहते हुए भी ना गांधी जी ने ये निर्णय लिया था कि वो केवल पश्चिमी शिक्षा से नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति से भी प्रेरणा लेंगे, जो कि उनका महत्वपूर्ण आधार बना था उनके आने वाले जिस चीज़ ने उनको सक्रिय रखा। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर, आप इसी क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट लिखेंगे, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसके बारे में कैसे डिटेल में आप करेंगे कि जो गांधी जी के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक टर्न आया था ना लाइफ में, वो आया था साउथ अफ्रीका जाकर। 1893 में एक वकील के रूप में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो गांधी जी ने वहाँ जो भारतीयों के खिलाफ जो भेदभाव हो रहा था ना, उसको वहाँ पर देखा। तो एक घटना तो जैसे तुम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, जैसे एक बार उन्हें ट्रेन में रंग भेद कानून था ना, के तहत जो सेकंड क्लास में बैठने के लिए कहा गया था, जबकि वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे। तो ये घटना उनके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली घटना साबित हुई। उसी के बाद तो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी ना, जैसे कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया कि भारतीय समुदाय के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। वहाँ उन्होंने पहली बार क्या किया था, सत्याग्रह का सिद्धांत अपनाया। तो इस आंदोलन ने उन्हें ना अहिंसक प्रतिरोध के महत्व को समझाया, और ये सिद्धांत उनके बाद के आंदोलनों का भी आधार बना था। तो आप ये सारे वर्ड लिखना उसमें, अहिंसक प्रतिरोध मतलब बिना हिंसा किए अपनी बात रखना, अपना किसी चीज़ का विरोध करना। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे भारतीय राजनीति में उनका प्रवेश, कि उन्होंने भारतीय राजनीति में जो उन्होंने कदम रखा, उस चीज़ को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे कि 1915 में गांधी जी जब भारत लौटे थे, तो उनका दृष्टिकोण जो है ना, वो एक तरह से बदल चुका था, उनकी सोच बदल चुकी थी। उन्होंने भारतीय जो समाज की समस्याएं, जैसे कि कौन कौन सी समस्याएं थी उस वक्त, एक तो अस्पृश्यता थी, जिसको आप लोग छुआछूत भी बोलते हैं, है ना, एक सबसे इम्पोर्टेंट थी। फिर जातिवाद यहाँ पर काफ़ी फैला हुआ था, जातिवाद हो गया, महिलाओं के अधिकार और किसानों की दुर्दशा, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, और इन चीज़ों को उन्होंने देखा, महसूस किया कि क्या क्या समस्याएं इंडिया में थी उस टाइम। तो उन्होंने समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत की उस टाइम, जिसमें उन्होंने दलितों को क्या बोलना शुरू किया था, हरिजन। ठीक है, हरिजन के रूप में संबोधित किया, और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने स्वदेशी वस्त्रों को प्रोत्साहित किया। स्वदेशी वस्त्र, आप ये टॉपिक ज़रूर लिखना, स्वदेशी वस्त्रों को प्रोत्साहन देना स्टार्ट किया। और स्वदेशी आंदोलन के तहत भारतीयों को जो ब्रिटिश कपड़े थे, मतलब वेस्टर्न कल्चर के जो कपड़े थे, उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इस चीज़ के लिए प्रेरित किया, मतलब लोगों को। तो गांधी जी का ये विश्वास था कि सामाजिक सुधार और व्यक्तिगत सुधार के माध्यम से ही राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। अच्छा, फिर जब इस क्वेश्चन को एंड करोगे ना, तो फिर निष्कर्ष में क्या लिखोगे, आप निष्कर्ष में इस तरह से लिख देना कि महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन के अनुभवों ने उनके जीवन के सिद्धांतों को गहराई दी और उन्हें एक सशक्त नेता के रूप में पहचान दी। वो सशक्त नेता के रूप में उभरे। उनके परिवार, शिक्षा और दक्षिण अफ्रीका के जो संघर्ष थे, उन्होंने उसको अहिंसा, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इन्हीं अनुभवों ने गांधी के आदर्शों को ठोस रूप में ढाला और वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सक्रियता से उभरे। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, स्वराज के सार और उनके व्यावहारिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। स्वराज का मतलब क्या था और उनके व्यावहारिक निहितार्थ, प्रैक्टिकल जो हित थे उस चीज़ के, व्यवहारिक मतलब एक तरह से जो चीज़ें व्यवहार में आने वाली चीज़ें थी, मतलब किस तरह से वो जीवन को प्रभावित करने वाली थी, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले आप थोड़ा सा हेडिंग डालना कि स्वराज का विचार जो है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का ही पर्याय नहीं था, बट
सामाजिक आप लिख सकते हो, सामाजिक, ठीक है, और सांस्कृतिक, और आपका हो गया आर्थिक सुधारों का भी हिस्सा था, आर्थिक सुधार, ठीक है, ऐसे हो गया। फिर गांधी जी ने स्वराज को एक व्यापक और समग्र अवधारणा के रूप में देखा। कैसे? जिसमें भारतीय समाज आत्मनिर्भर बने, नैतिकता की मतलब नैतिकता को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए बातें करी और सुधार की दिशा की ओर जोर दिया उन्होंने, ठीक है। तो स्वराज का सार, अब अगर हम आगे थोड़ा सा पढ़े, ये तो थोड़ी सी आप इसमें इंट्रोडक्शन में लिख देना। अब हम लिखेंगे, आप टॉपिक हेडिंग डालोगे स्वराज का सार, तो इसको कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। तो स्वराज के सार से आप ये लगा सकते हो मीनिंग, मतलब गांधी जी के लिए जो स्वराज का मतलब था, केवल ब्रिटिश साम्राज्य को से मुक्ति प्राप्त करना ही नहीं था, मतलब ब्रिटिश से मुक्ति या फिर देश को फ्री कराना ही नहीं था, बल्कि ये समाज के हर व्यक्ति के लिए एक आंतरिक स्वतंत्रता थी। आंतरिक स्वतंत्रता क्या होती है? और आत्मनिर्भरता की अवधारणा थी। आत्मनिर्भरता आप ऐसे लिख देना, ठीक है। तो उनका मानना ये था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही मतलब प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज को अपने अंदर सुधार लाने की भी ज़रूरत है, आवश्यकता। इसी को आंतरिक स्वतंत्रता बोलते हैं, ठीक है। स्वराज का सार गांधी के विचार में क्या था कि सबसे पहले आप अच्छा, अब हम इनको ना पॉइंट वाइज लिख लेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे आध्यात्मिक और नैतिक स्वतंत्रता। गांधी जी के अनुसार उनका कहने का था तात्पर्य था कि स्वराज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू था मानसिक और आत्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, कि दिमागी रूप से भी स्वतंत्रता हो और इंसान मतलब हर इंसान को आत्मिक रूप से भी फ्रीडम मिले। ये स्वतंत्रता ना बाहरी शासन से नहीं होती, बल्कि व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता, आत्मसंयम और सत्य के प्रति जो प्रतिबद्धता से आती है। उन्होंने कहा था कि स्वराज का मतलब हर आदमी के लिए भीतर की आत्मनिर्भरता है। भीतर की आत्मनिर्भरता का मतलब हो गया कि आप अंदर और बाहर दोनों तरफ से अपने आप को आत्मनिर्भर महसूस करें, वो होती है स्वतंत्रता। तो उन्होंने इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया था, ठीक है। दूसरे पॉइंट में हम लिखेंगे स्वदेशी वस्त्र और ग्राम स्वराज। स्वदेशी वस्त्र एवं ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज का मतलब क्या होता है? जैसे वो पंचायतें स्टार्ट हुई थी ना, उसी को बोलते हैं ग्राम स्वराज की। हर गांव का अपना एक मतलब एक छोटे लेवल पर एक छोटी इकाई के रूप में अपना एक स्वराज होना चाहिए, या एक छोटे छोटे अपने कानून व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसको हम डिटेल में कैसे पढ़ेंगे कि जैसे गांधी ने स्वराज को ग्रामीण आत्मनिर्भरता से जोड़ा था, इतना तो अभी तक तुम लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, उनका विचार ये था कि जब तक गांव आत्मनिर्भर नहीं होंगे ना, गांव, तब तक देश का वास्तविक देश की जो असली स्वतंत्रता है ना, वो मिलना मुश्किल होगा। उन्होंने बाद में खादी और स्वदेशी वस्त्र इस पर जोर दिया था और इन चीज़ों को बढ़ावा दिया था, ताकि लोग जो ब्रिटिश जो वस्त्र थे ना, उनका बहिष्कार कर सकें और खुद को आत्मनिर्भर बना सकें। आत्मनिर्भर कब बनाएंगे? जब आप अपने देश के बने हुए कपड़े पहनेंगे, देश की बनी हुई चीज़ें यूज़ करेंगे, तभी तो देश आत्मनिर्भर होगा ना। जब तक ब्रिटिश शासन का जो सारी चीज़ें अगर यूज़ करते रहेंगे तो तब तक तो नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया। नेक्स्ट, उन्होंने जो उनका विचार था सामाजिक सुधार के बारे में। स्वराज का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से नहीं था उनका मतलब, बल्कि ये समाज में फैली कुरीतियाँ और असमानताओं से मुक्ति की दिशा में भी था। गांधी जी ने छुआछूत, जातिवाद और महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया था। उन्होंने ये कहा था कि समाज में बदलाव लाने के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति आत्मसंयम और नैतिकता को अपनाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका, फोर्थ पॉइंट आ जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे स्वराज के व्यवहारिक निहितार्थ क्या थे, इसका मतलब क्या था। देखो, गांधी जी का जो स्वराज का एक विचार एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में तो था ही, जो केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्त होना नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी प्रगति करने के लिए मतलब एक उनका ये विचार था, वो दृष्टि थी उनकी इस तरह की। तो इसके व्यवहारिक निहितार्थ जो थे वो निम्नलिखित आप बता सकते हो पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे हम। पहला पॉइंट हमारा बनेगा ग्राम स्वराज और ग्रामीण विकास। तो गांधी जी का ये विश्वास था कि भारत का वास्तविक विकास तभी संभव है जब देश के गाँवों को आत्मनिर्भर बनाया जाए।
उनका मानना था कि ग्रामीण भारत में सुधार लाकर ही जो पूरा देश है उसमें सुधार किया जा सकता है। इसके तहत उन्होंने ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्राम पंचायतों ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना, गांव में उद्योगों को स्थापना करना, ठीक है, और जैसे कि खादी बनाना, ये सारी चीज़ें, और लोगों को स्वदेशी वस्त्र, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, स्वदेशी वस्त्रों के लिए प्रोत्साहित करना, इन चीज़ों का हो गया। फिर दूसरा था खादी और स्वदेशी आंदोलन। आप दूसरे पॉइंट में लिख सकते हो खादी एवं स्वदेशी आंदोलन। इसको कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? इसको आप ये बोल सकते हो गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के तहत खादी को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश साम्राज्य से जो फ्रीडम के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में खादी का यूज़ किया। कैसे किया था कि खादी ना केवल एक सिंबल बन गया था आज़ादी के लिए या गांधी जी के आंदोलनों का, बल्कि एक आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाना और ब्रिटिश औद्योगिकरण और व्यापारिक जो उनका प्रभुत्व था अंग्रेजों की, उससे देश को मुक्त करना। तीसरे पॉइंट में आ जाएगा हमारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन। गांधी जी ने समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ थी ना, अस्पृश्यता, छुआछूत, महिलाओं का शोषण, जातिवाद के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने जो समाज में जो समानता, शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देने की कोशिश की थी। तो गांधी जी का ये विश्वास था कि स्वराज का वास्तविक अर्थ जो है ना, वो समाज के सबसे कमज़ोर और उपेक्षित वर्ग के उत्थान में निहित है, कि जब इन लोगों का उत्थान होगा ना, तभी जाकर देश का जो है, जो स्वराज का जो वास्तविक अर्थ है वो एक्सप्लेन हो पाएगा या उसको अचीव कर पाएंगे हम लोग। फिर फोर्थ पॉइंट में आप लिख देना कि फोर्थ पॉइंट अहिंसा और सत्य के माध्यम से, अहिंसा एवं सत्य, ठीक है। इसमें आप क्या लिखोगे कि जैसे गांधी जी ने स्पष्ट किया है कि स्वराज प्राप्त करने का जो तरीका है ना, वो अहिंसा और सत्याग्रह से ही अचीव किया जा सकता है, ना कि हिंसा और आक्रामकता से। उन्होंने ये दिखाया कि अगर लोग अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष करेंगे ना, तो वे राजनीतिक और सामाजिक बदलाव ला सकते हैं। सत्याग्रह एक आत्मनिर्भर और आत्मसम्मान की मानसिकता को प्रोत्साहित करता है, जिसमें कोई भी हिंसा और शोषण का सहारा नहीं लिया जाता, ठीक है। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। तो 5 पॉइंट इस तरह से आपने बना लेने हैं। उसके बाद आपने निष्कर्ष लिख देना है पूरे क्वेश्चन का, जो भी आपने पढ़ा है उसको बिल्कुल 4-5 लाइन में निष्कर्ष में आप डाल देना कि आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, आधुनिक सभ्यता के विरुद्ध गांधी जी के तर्कों का मूल्यांकन करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल टिक कर लेना। इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले तो क्वेश्चन को समझो। आधुनिक सभ्यता के विरुद्ध गांधी जी के तर्क। आधुनिक सभ्यता क्या थी? जैसे गांधी जी जो थे वो हमारी जो भारतीय संस्कृति थी उससे तो प्रभावित थे ही, और वो उसको मानते भी थे, लेकिन उनके जो ये थे आधुनिक सभ्यता, मतलब जो ब्रिटिश जो वेस्टर्न कल्चर था ना, उसके विरुद्ध, मतलब वो जो वेस्टर्न कल्चर था उसको गलत क्यों मानते थे, उसके विरुद्ध उनके क्या विचार थे, और उन विचारों को ना लॉजिकली बताना है, ठीक है। ये है इस क्वेश्चन का मतलब। तो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। देखो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ कि महात्मा गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता और पश्चिमी औद्योगिकरण के खिलाफ गंभीर आलोचना की थी। उनका मानना था कि जो आधुनिक सभ्यता है ना, वो जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और औद्योगिकरण के माध्यम से उभरा था। तो उन्होंने क्या किया, इसकी वजह से क्या था कि मानवता की जो नैतिक और आत्मिक दृष्टि को उन्होंने हानि पहुंचाई। तो गांधी जी ने इस सभ्यता को न केवल भौतिक प्रगति, आप लिख सकते हो कि भौतिक प्रगति, और बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई सामाजिक असमानताओं, शोषण और पर्यावरण का विनाश के रूप में देखा। उन्होंने उनकी आलोचनाओं के पीछे एक गहरी जो है ना नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि भी थी, जिसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्षों में भी उन्होंने अपनाया। तो वो क्या गया, उनके दृष्टिकोण थे। तो सबसे पहला हम यहाँ पर लिखेंगे, आपका आ जाएगा आधुनिक सभ्यता का भौतिकवादी दृष्टिकोण। ये आप इस तरह से पॉइंट बना लेना, आधुनिक सभ्यता का भौतिकवादी दृष्टिकोण, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा आपको। अब इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो इस पॉइंट में आप लोग लिखेंगे कि गांधी जी का ये तर्क था कि आधुनिक सभ्यता ने भौतिक सुख साधनों की ओर अत्यधिक, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया,
जिससे मनुष्य की जो आत्मिक और नैतिक उन्नति की तो अपेक्षा हुई ही, और उनका मानना ये भी था कि भौतिक प्रगति का उद्देश्य केवल धन और विलासिता को प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये व्यक्ति और समाज की नैतिक वृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो गांधी जी ने इसे और अहंकार और भोगवाद, आप इस तरह से लिख सकते हैं, कि सभ्यता कहा। अहंकार और भोगवादी की सभ्यता कहा, जो अंततः मानवता को हानि ही पहुंचाती है। उनके अनुसार उनका ये भी मानना था कि इस सभ्यता ने व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने के बजाय दूसरों पर निर्भर बना दिया था। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर, औद्योगिकरण एवं शोषण। तो गांधी जी का ये मानना था कि औद्योगिकरण की वजह से जो लेबर है उनका शोषण किया और बड़े पैमाने पर धन और संसाधनों का केंद्रीकरण हुआ। मतलब एक हाथ में किसी एक शक्ति के पास धन और जितने भी संसाधन थे, हमारे प्राकृतिक संसाधन, वो किसी एक इंसान के पास या एक जो धनी व्यक्ति थे या कोई पावरफुल जो व्यक्ति थे उनके पास जो है वो केंद्रीकृत हो गए, इकट्ठे हो गए, कब्जा हो गया उनका, एक तरह से ये बोल सकते हो। तो वो ये मानते थे कि बड़े कारखाने और औद्योगिक मशीनों की स्थापना होती है तो यह न केवल मतलब श्रमिकों की दुर्दशा का कारण बनती है, बल्कि ये स्थानीय और पारंपरिक उद्योगों को नष्ट कर देती है। तो गांधी जी ने इसे स्वराज और ग्राम स्वराज के सिद्धांतों के खिलाफ माना, और वे गाँव में छोटे छोटे उद्योगों के समर्थन में थे, क्योंकि पहले गाँव के जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग चलते थे, हर घर में लोग अपनी टोकरियाँ बनाते थे, अपने कपड़े बनाते थे या कुछ भी छोटे छोटे काम करते थे। तो उन चीज़ों का तो फिर वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई थी ना, क्योंकि मशीनें आ गई थी, मशीनों का युग आ गया था। तो इससे भी क्या हुआ कि जो लेबर थे, जो श्रमिक थे, जो गरीब लोग थे, जिनको काम मिल रहा था, या फिर जो अपने कुटीर उद्योग जो अपना काम खुद करते थे, वो उनसे छिन गया था। तो इस चीज़ के भी वो खिलाफ थे। ठीक है, इसका आ जाएगा तीसरा पॉइंट, आ जाएगा आपका पर्यावरणीय दृष्टिकोण। पर्यावरण मतलब पर्यावरण के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था। इस पर हम ये बोलेंगे कि गांधी जी की आलोचना में एक, जो गांधी जी ने जो इस चीज़ की आलोचना की है ना, आधुनिक सभ्यता की, तो उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी था उनका कि आधुनिक सभ्यता ने जो पर्यावरण था और जो प्राकृतिक संसाधन का अत्यधिक दोहन किया, खराब किया उस चीज़ को। औद्योगिकरण से न केवल प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हुआ, बल्कि इसने प्रदूषण को बढ़ाया, क्योंकि फैक्ट्रीज लगेंगे तो प्रदूषण भी होगा। और जो इकोसिस्टम उसका संतुलन भी बिगाड़ दिया। तो गांधी जी हमेशा प्रकृति के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंधों की आवश्यकता को उन्होंने महसूस किया। उनका ये मानना था कि जब मनुष्य प्रकृति से एक रिलेशन बनाता है ना, तो वो संतुलन और शांति की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने सादगी और प्राकृतिक जीवन को महत्व दिया। इसे आधुनिक सभ्यता के मुकाबले एक बेहतर विकल्प माना जा सकता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आ जाएगा आपका, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सामाजिक असमानताएं और अहंकार। हम ये लिख सकते हैं, सामाजिक असमानताएं एवं अहंकार। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करते हैं। चलो, तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, वो ये मानते थे कि आधुनिक सभ्यता ने जो सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा दिया। जाहिर सी बात है, यही तो हुआ था, तभी तो हमें आज़ादी के लिए इतना सारा संघर्ष करना पड़ा था, और यही वजह थी कि हमें आज़ादी की ज़रूरत महसूस हुई थी। तो उन्होंने पश्चिमी समाज की उन संरचनाओं की आलोचना की जो उच्च और निम्न वर्गों के बीच जो असमानता बढ़ाती थी। ठीक है, और वह समाज के किसी भी प्रकार में जो किसी भी तरह का भेदभाव होता था, चाहे वो जातिवाद हो, रंग भेद हो, वर्ग भेद हो, इन सब के वो खिलाफ थे। गांधी जी का ये भी मानना था कि वो एक ऐसी सभ्यता, केवल भौतिकवादी और मतलब जहाँ पर कंपटीशन हो उसके आधार पर कार्य करती है, जो भी सभ्यता जिससे समाज में संघर्ष और असमानता उत्पन्न होती है, उसके विपरीत उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें आत्मनिर्भरता हो, भाईचारा हो और समता हो। समता मतलब जहाँ सबको समानता हो, सब समान हो, सबको समान अधिकार हो, उस समाज की उन्होंने कल्पना की थी। फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। उनके आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या थे? गांधी जी
की आलोचना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था कि उन्होंने आधुनिक सभ्यता को जो है एक मतलब उनकी जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही सीमित और बेजान माना उन्होंने आधुनिक सभ्यता को। उनका मानना था कि मनुष्य की जो असली प्रगति है ना, जो उनकी इंसान की जो एक रियल जो अचीवमेंट है वो केवल भौतिक समृद्धि में नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक विकास में भी होती है। अच्छा, गांधी जी ने ये भी बताया कि सच्ची समृद्धि वही है जिसमें आत्मा की शांति और संतोष हो। उन्होंने इन चीज़ों की तरफ जो है इशारा किया है। इसके बाद आप लोग निष्कर्ष लिख देना, ठीक। निष्कर्ष में ये पूरा जो भी क्वेश्चन जो डिटेल अभी बताई है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में लिख देना यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। अब आता है आपकी ना शॉर्ट नोट आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका ट्रस्टीशिप भूदान आंदोलन। 200 वर्ड्स में लिखना है आपने, ठीक है, और दोनों ही लिखने हैं। तो पहला हम करेंगे ट्रस्टीशिप होती क्या है। ट्रस्टीशिप जो था वो गांधी जी द्वारा प्रस्तुत एक सिद्धांत था जिनके उनमें सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये जो सिद्धांत था ये गांधी जी के आदर्श, कौन से आदर्श थे उनके? स्वराज और सत्याग्रह, ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ था। तो ट्रस्टीशिप का अर्थ होता है हर व्यक्ति और समुदाय को अपने धन, संसाधनों और संपत्ति को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। गांधी जी का ये भी मानना था कि ये दुनिया किसी व्यक्ति या वर्ग की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है बल्कि सभी की संपत्ति है और उसे सभी के कल्याण के लिए उसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और गांधी जी के अनुसार ट्रस्टीशिप का जो एक उद्देश्य था कि आर्थिक असमानता को कम करना और समाज में न्याय, ठीक है, और समानता को बढ़ावा देना। गांधी जी ने इसे एक नैतिक कर्तव्य के रूप में पेश किया था जिसमें अमीर और शक्तिशाली वर्गों को अपनी संपत्ति को गरीबों और ज़रूरतमंदों के लाभ के लिए दान करने की सलाह दी उन्होंने। उनके अनुसार ट्रस्टीशिप का अर्थ ये नहीं था कि संपत्ति का पूरी तरह से वितरण किया जाए, बल्कि इसका उद्देश्य ये था कि समाज के प्रभावशाली वर्ग अपनी संपत्ति का उपयोग समाज के भलाई के लिए करें। मतलब कि जो समाज में शक्तिशाली लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनके पास जो संपत्ति थी ना वो समाज की भलाई के लिए करें, ना कि सिर्फ अपने ही भलाई के लिए कि अपने ही संसाधनों का और ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब अपने आप को और आगे बढ़ाएं और अमीर करते जाएं, नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति का उपयोग वो समाज के जो वंचित वर्ग हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए करें। ये उनका ट्रस्टीशिप का विचार था। फिर आता है हमारा भूदान आंदोलन। भूदान से तो आप जैसे समझ गए हैं, भूदान क्या होता है? भू मीन्स भूमि, ज़मीन, दान मतलब दान में दे देना, ज़मीन, अपनी ज़मीन को दान में दे देना, उसको बोलते हैं भूदान आंदोलन। तो ये जो आंदोलन था ये एक सामाजिक और आर्थिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने की थी। कब की थी? और विनोबा भावे ने की थी 1951 में। गॉट इट? इसका उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था इस चीज़ का? कि किसानों को उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए ज़मीन का उचित वितरण करना। विनोबा भावे जो थे वो गांधी जी के शिष्य थे। तो इस आंदोलन को एक प्रकार का दान आंदोलन माना जिसमें भूमि के मालिकों से ये अपील की गई कि वो अपनी ज़मीन का हिस्सा गरीबों और भूमिहीनों को दान कर दें। ये इस आंदोलन का उद्देश्य था। अच्छा, उस टाइम भूमि के मालिक कौन होते थे? भूमि के मालिक जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, है ना, और जो बेसिकली तो ज़मींदारों के पास ही सारी ज़मीन होती थी, तो उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो अपनी ज़मीन का हिस्सा गरीबों को और भूमिहीनों को दान कर दें। ये इस आंदोलन का उद्देश्य था। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता देना चाहूँगी कि भूदान आंदोलन का एक उद्देश्य था गरीबी और भूमि के असमान वितरण को समाप्त करना तो था ही, और इसके साथ साथ जो विनोबा भावे थे उन्होंने इसे एक नैतिक कर्तव्य के रूप में भी लिया, नैतिक कर्तव्य के रूप में लिया और प्रस्तुत किया, और ये बताया कि एक व्यक्ति अपनी अधिक भूमि का दान करके समाज में संतुलन और न्याय स्थापना कर सकता है। कैसे कर सकता है? ये जो आंदोलन था ये भारतीय समाज में ज़मींदारी के खिलाफ था, क्योंकि ज़मींदारों के पास ही तो सारी ज़मीन होती थी ना, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग भूमिहीन थे, है ना, और किसानों के पास ज़मीन की कमी थी, तो ज़मींदारों से ज़मीन का वितरण करा के जो जिनको पास ज़मीन नहीं थी
एक संतुलन स्थापित करना था। ये आंदोलन एक शांतिपूर्ण और अहिंसक विधि के रूप में माध्यम से भूमि के वितरण की वकालत तो करता ही है। हालांकि इस आंदोलन ने कुछ क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त की थी और लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो गरीबों को दी गई। लेकिन इसके कुछ आलोचक भी रहे हैं। उनका क्या मानना है कि उन्होंने कहा कि इस तरह के दान से जो वास्तविक संरचनात्मक बदलाव तो नहीं आता और भूमि सुधार के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता होती है। इसके बावजूद जो भूदान आंदोलन था उसने भारतीय समाज में समानता और सामाजिक न्याय के बारे में विचार करने का एक नया रास्ता ईजाद किया। सामाजिक न्याय, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट कर लेते हैं हम स्वदेशी पर गांधी जी के विचारों का परीक्षण कीजिए। स्वदेशी तो तुम समझते ही हो ना, स्वदेशी आंदोलन जो चला था उन पर गांधी जी के क्या विचार थे, क्यों चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन की स्टार्टिंग से लेकर आपको पूरा उसके बारे में लिखना है यहाँ पे। तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी हम स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन लिखेंगे हम उसमें क्या लिखेंगे आप कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी मतलब स्वदेशी वस्त्रों और सामानों, जो हमारा स्वदेशी सामान था और उत्पादों का प्रयोग के विचार को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया था उन्होंने इन चीज़ों को। उनका मानना था कि स्वदेशी का अर्थ है केवल राष्ट्रीय पहचान और आत्मनिर्भरता से नहीं था, बल्कि ये भारतीय समाज की सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक निर्णायक कदम था। गांधी जी के अनुसार उन्होंने कहा है कि स्वदेशी वस्त्रों और उत्पादों का प्रयोग भारतीयों को न केवल मानसिक गुलामी से मुक्त करता था बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक नींव को कमज़ोर करता था। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्वदेशी वस्त्र, जब हम अपनी चीज़ें, अपनी बनाई हुई चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमारे देश में जब कोई चीज़ बन रही होती है, हम खरीद के उसे पहनते हैं, तो जो एक पैसे का लेन देन होता है ना, वो हमारे ही देश में यूज़ होता है और वो जो मनी होती है वो सर्कुलेट होती रहती है हमारे देश की चीज़ों को और आगे बढ़ाने में। और इस चीज़ को जो इसका जो रिजल्ट निकला कि ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक नींव को कैसे कमज़ोर करेगा ये, क्योंकि जो ब्रिटिश जो आए थे इंडिया में, वो आए थे व्यापार करने के लिए, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। लेकिन जब हम जो ब्रिटिशर्स की चीज़ें नहीं खरीदेंगे, उनका सामान नहीं खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी उस चीज़ पर प्रभाव पड़ता था। तो ये टॉपिक हो गया। इस चीज़ को हम, अच्छा, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पर स्वदेशी का, ये तुम लोग नोट करते रहना, स्वदेशी का राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक होने वाला, इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखो इसमें आपने क्या लिखना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि गांधी जी को विश्वास था कि भारत का जो वास्तविक स्वतंत्रता, जो रियल फ्रीडम थी ना, वो केवल पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी, बल्कि समाज के प्रत्येक स्तर पर आत्मनिर्भरता स्थापित करना, ठीक है। और ब्रिटिश शासन ने भारत को जैसे एक उपनिवेश के रूप में देखा था। हाँ, पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूँ। आत्मनिर्भरता स्थापित करने से संभव होगा, ये उन्होंने बोला था। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि भारतीयों को विदेशी उत्पादों पर निर्भर बना दिया था, है ना। तो गांधी जी ने ये समझाया कि स्वदेशी का प्रयोग भारतीयों को उनके जो राष्ट्रीय गौरव का एहसास तो दिलाता ही है, साथ ही साथ जो ब्रिटिश औद्योगिक वस्त्रों का बहिष्कार करके भारतीय जो हमारी अर्थव्यवस्था थी ना, उसको भी क्या बनाता है, सशक्त बनाता है, ठीक है। फिर खादी को स्वदेशी आंदोलन का बना दिया था उन्होंने। उनका मानना था कि खादी जो है भारतीय आत्मनिर्भरता का प्रतीक तो है ही, और यदि हर भारतीय इसे अपनाएगा तो ये न केवल उनकी आंतरिक और बाह्य स्वतंत्रता को बल देगा, बल्कि ये ब्रिटिश साम्राज्य को ना आर्थिक रूप से कमज़ोर भी कर देगा। क्योंकि हम अपने बने हुए कपड़े पहनेंगे और जब हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे तो जाहिर सी बात है उन पर उस चीज़ का असर होने वाला था। तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हम लिख देंगे इसमें स्वदेशी और अहिंसा का क्या संबंध था। अहिंसा का संबंध, ये टॉपिक, ये हमारी हेडिंग बन जाएगी। इसके बारे में ये था कि गांधी जी को ये विश्वास था कि जो स्वदेशी आंदोलन था हमारा, उसको वो अहिंसा के सिद्धांत से जोड़कर ही चलाया जाना चाहिए। उनका ये कहना था कि आंदोलन किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, एक रचनात्मक और पॉजिटिव जो प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। उन्होंने ये निश्चित किया था
कि जो स्वदेशी का विरोध है ना वो हिंसा या संघर्ष से नहीं होना चाहिए, हिंसा या संघर्ष से ना होकर बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सम्मान से किया जाए। ये उनके विचार थे। और वो कैसे हो सकते थे? उनका तरीका था कि जैसे आप एक लिख सकते हो कि सत्याग्रह करना, यही तो थे ना उनके हथियार, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन से वो अपनी बात रखना चाहते थे। तीसरा पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पर स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। देखो हर पॉइंट में स्वदेशी आ रहा है क्योंकि हम स्वदेशी पर ही टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। और आत्मनिर्भरता ये हमारा थर्ड टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पर गांधी जी का ये कहने था कि उनके विचार थे कि जो मुख्य उद्देश्य था वो आत्मनिर्भरता करना था। उनका ये मानना था कि भारत को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए विदेशी वस्त्रों और उनकी सामग्रियों पर निर्भर नहीं रहना है, ठीक है, नहीं रहना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने ये संदेश तो दिया था ना कि अगर भारतीय लोग आत्मनिर्भर बनेंगे तो वो न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक रूप से भी वो लोग अपने आप को संरक्षण प्रदान करेंगे। उनका ये मानना था कि यदि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलानी है तो उसे अपनी उत्पादन प्रणाली और उपभोग की आदतें, उपभोग मतलब जिन चीज़ों का वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे आजकल हमें फ़ोन की आदत हो गई है ना, गैजेट की आदत हो गई है, उन चीज़ों में बदलाव लाना था। ठीक है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है स्वदेशी का व्यवहारिक प्रभाव। इसका क्या मतलब हुआ? देखो स्वदेशी आंदोलन का व्यवहारिक प्रभाव जो है वो बहुत गहरा पड़ा था। गांधी जी ने 1905 में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था ना 1905 में, के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बाद 1919 के असहमति आंदोलन के दौरान जो स्वदेशी को प्रमुख रणनीति के रूप में अपना लिया था इस चीज़ को। ठीक है, तो ये आंदोलन भारतीयों के बीच एकजुटता का प्रतीक बन गया था। मतलब जितने भी भारतीय थे ना वो सब एकजुट हो गए थे, एक हो गए थे, और लाखों भारतीयों को खुद से जोड़ने और अपने देश के उत्पादों का समर्थन करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। स्वदेशी आंदोलन की वजह से ही केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लोगों ने एकजुट होकर विरोध नहीं किया, बल्कि भारतीयों के अंदर एक आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना, यहाँ पर आप लिख देना, आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना का भी उसको भी जागृत किया था। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष लिख देना, हर क्वेश्चन के बाद निष्कर्ष जरूर लिखना। ठीक है, हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विकास और पर्यावरण पर गांधी जी के विचारों पर चर्चा कीजिए। चलो जी कर लेते हैं चर्चा। सिक्स्थ क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पर, विकास और पर्यावरण। विकास डेवलपमेंट, पर्यावरण हमारा नेचर, इस पर गांधी जी क्या सोचते थे वो हमें बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार दे रही हूँ, ज़रूर आएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ज़रूर कर लेना। देखो अब हम करते हैं विकास और पर्यावरण पर बात करेंगे। तो गांधी जी का विकास और पर्यावरण पर दृष्टिकोण जो है मौलिक और समग्र था, बड़ा वाइड। उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो रियल विकास है, रियल डेवलपमेंट है, वो मनुष्य की भौतिक और मानसिक, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। उनका क्या विचार था कि जो भौतिक और मानसिक क्या दोनों ज़रूरतों को संतुलित तरीके से पूरा करें, है ना, यही था उनका। और साथ ही साथ प्रकृति का शोषण ना हो, ये उनके विचार थे। गांधी जी ने आध्यात्मिक विकास और जो सामाजिक न्याय था, सामाजिक न्याय को भौतिक विकास से कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना था। उनके ये विचार थे कि पर्यावरण और प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान का गहरा संबंध है, जो आज के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांतों से मेल खाता है। पहला पॉइंट हमारा आ जाता है, गांधी जी का विकास का दृष्टिकोण क्या था, क्योंकि हम पहले विकास को डिस्क्राइब करें। तो गांधी जी के लिए ना विकास का मतलब सिर्फ भौतिक संपत्ति, मैंने ठीक लिखा, और प्रौद्योगिकी का विस्तार करना नहीं था, मतलब टेक्नोलॉजी का विस्तार करना नहीं था, बल्कि उनका ये मानना था कि सही विकास वही है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाए और
नैतिकता, सामाजिक समरसता को बढ़ावा दे। गांधी जी ने क्या किया था, उनका मानना था कि सादा जीवन, ठीक है, उच्च विचार के सिद्धांत उन्होंने दिया था। उनके अनुसार विकास को जो परिभाषित करने का तरीका था ना, उनके अनुसार वो था भौतिक वस्त्रों या सुविधाओं को बढ़ने से नहीं, बल्कि समाज में आत्मनिर्भरता और सादगी, नैतिक मूल्यों के प्रसार से होना चाहिए। उन्होंने गांव के जो ग्राम स्वराज था उसकी परिकल्पना की थी, उसके बारे में सोचा था उन्होंने चाहा था कि ग्राम स्वराज जैसी कोई चीज़ हो देश में, जिससे गांव आत्मनिर्भर होते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ना कि जो बाहरी संसाधन थे उन पर निर्भर रहें। ये उनका मानना था। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर बनता है पर्यावरण का सम्मान और शोषण का विरोध। मतलब उनके पर्यावरण का वो किस तरह से सम्मान करते थे और पर्यावरण के शोषण के कैसे वो खिलाफ थे, क्यों खिलाफ थे। तो गांधी जी ने प्रकृति के साथ जो एक सामंजस्यपूर्ण संबंध की बात की है। उनका मानना था कि मनुष्य ने प्रकृति को अपना शत्रु बना लिया। क्यों बना लिया, जबकि वो खुद ही इस पर निर्भर है। तो गांधी जी ने पर्यावरण के लिए मतलब पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने हमेशा ये बोला कि पृथ्वी पर जितनी भी सभी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें क्या हैं, सीमित हैं, लिमिटेड चीज़ें। और मानवता, इंसान को ना इनको संवेदनशीलता से, समझदारी से इनका उपयोग करना चाहिए। और वृक्षारोपण हो गया, पेड़ लगाना जिसको बोलते हैं, जल संरक्षण हो गया, और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण यूज़ करने पर गांधी जी उसके पक्ष में थे। उन्होंने ये महसूस किया कि जो प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं हमारे प्रकृति के, वो अत्यधिक उनका शोषण न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि मनुष्य की नैतिकता और आत्मसम्मान के भी खिलाफ है। ये उनका मानना था। कितने गहरे विचार थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है औद्योगिकरण एवं पर्यावरण। उद्योगों का विकास हो रहा था और पर्यावरण में क्या रिलेशन है। तो गांधी जी ने इन दोनों की आलोचना, औद्योगिकरण को और भौतिक विकास को उनकी बहुत आलोचना की। उनका ये मानना था कि जो वेस्टर्न कल्चर है ना, उसने औद्योगिकरण को नहीं केवल लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया है, क्योंकि लोगों ने सोचना समझना छोड़ दिया। बनी बनाई चीज़ें जब यूज़ करने लग जाते हैं तो लोग अपना दिमाग यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो उनको मानसिक रूप से गुलाम बना दिया और साथ ही ये पर्यावरण पर बुरा प्रभाव भी डाला। उन्होंने कहा कि जो औद्योगिक विकास ने क्या किया, जल, ठीक है, वायु, मृदा मतलब मिट्टी के प्रदूषण को बढ़ावा दिया और प्राकृतिक जो संसाधन थे हमारे, जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनका शोषण किया। ठीक है, शोषण किया उसका। गांधी जी का ये भी विचार था कि जो छोटे छोटे स्थानीय और पर्यावरण मित्र उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिनसे प्राकृतिक जो संसाधन हैं हमारे, उनको नुकसान ना हो। फोर्थ पॉइंट हमारा जाता है कि इस सिद्धांत के उनका मानना था कि विकास तभी सच्चा है जब प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ जो वर्तमान की ज़रूरतें हैं उनको भी संतुलित करना है। उन्होंने आध्यात्मिक सादगी और जो स्वदेशी जीवन की बात की है ना, वो तो सतत विकास के आधुनिक दृष्टिकोण से तो मेल खाती ही है। फिर इसके बाद आप निष्कर्ष लिख देना, ठीक है, निष्कर्ष आ जाएगा। चलो फटाफट से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत के बाहर सत्याग्रह की विरासत का मूल्यांकन कीजिए। मतलब जो सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, वो तो इंडिया में हुआ था, लेकिन इंडिया से बाहर ये जो आंदोलन था उसका हमें मूल्यांकन करना है। क्या था वो, बाहर की दुनिया उसको किस तरह से देखती है। इसमें आप पहला पॉइंट लिख सकते हो कि दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना। 1906 में वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी, जब वहाँ पर भारतीय अप्रवासियों के खिलाफ और भेदभाव और अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। तो ये आ जाएगा सेकंड पॉइंट यहाँ पे। सेकंड आ जाएगा आपका अमेरिका में नागरिक अधिकारों का आंदोलन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन में गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत का गहरा प्रभाव पड़ा था। गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के विचार ने जो मार्टिन लूथर थे उनको प्रेरित किया। तो उन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह को एक सशक्त अहिंसा, पावर ऑफ अनवायलेंस के रूप में अपनाया, ताकि अमेरिका में जो दक्षिणी अमेरिकियों के खिलाफ जो भेदभाव और असमानता के खिलाफ जो संघर्ष किया जा सके। किंग ने कहा कि हम गांधी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, क्योंकि ये एक सर्वोच्च तरीका है जो हमारे संघर्ष को नैतिकता और मानवीयता की दिशा में ले जाएगा। ये इनका मानना था। थर्ड पॉइंट आ जाएगा आपका साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में। तो यहाँ पर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ा, जहाँ नेल्सन मंडेला
और उनके जो साथी सत्याग्रह थे उन्होंने अहिंसा की नीतियों का पालन किया, और जो वहाँ का जो औपनिवेशिक शासन और नस्लीय भेदभाव के जो खिलाफ संघर्ष हो रहे थे वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया। तो नेल्सन मंडेला ने गांधी जी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर ही रंगभेद के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध की दिशा में कदम बढ़ाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट आपका बन जाएगा अमेरिका और वियतनाम में इस चीज़ को आप डिस्क्राइब कर देना। ठीक है, और जो वहाँ पर वियतनाम युद्ध विरोध आंदोलन जो हुए थे उस चीज़ को यहाँ पर कर देंगे हम। और वहाँ पर भी अहिंसक विरोध प्रदर्शनकारियों ने गांधी जी ने अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों को अपनाया था। मार्टिन लूथर के बारे में थोड़ा सा लिख देना, उसके बाद निष्कर्ष लिख देना आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया हमारा। फिर हम लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं हमारा शाहबानो केस और लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, शाहबानो केस जो था वो 1985 में भारत के जो उच्च न्यायालय थे ना उनके द्वारा दिया गया एक ऐतिहासिक और एक तरह से विवादास्पद निर्णय था, जिसने भारतीय मुस्लिम समाज में महिलाओं के अधिकारों के बारे में एक नया ही विवाद खड़ा कर दिया। इस मामले में शाहबानो नामक महिला ने अपने पति के खिलाफ भरण पोषण के लिए अदालत में याचिका दायर की थी, क्योंकि उनके पति ने उनको तलाक दे दिया था और उनकी देखभाल वो नहीं कर पा रहे थे। तो ये आप लोग डिटेल में लिख देना इसको। फिर दूसरा आता है लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय, इसका हम टाइमिंग लिखते हैं 828 to 1910 के रूस के महान लेखक और चिंतक समाज सुधारक थे। उनके उपन्यास कौन कौन से थे? वार एंड पीस और आना करनीना के लिए जाना जाता है उनको। टॉल्स्टॉय का लेखन जो है जीवन, युद्ध, प्रेम, मानवता की जटिलताओं को उजागर करता है। तो लियो टॉल्स्टॉय के बारे में आपने थोड़ा सा लिख देना है। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अब, डिटेल नहीं, बाकी तो पूरा हमने यहाँ पर डिस्कस कर ही लिया है। बाकी ये चीज़ें आप जो शॉर्ट नोट आते हैं इन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। चलो बेस्ट ऑफ लक, कल आप लोगों का पेपर है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों को भी। मिलते हैं कल, बेस्ट ऑफ लक अगेन, बाय।